ग्रोथ मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप जुड़ चुके हैं ग्रोथ मंत्रा के साथ। जी हाँ साथियों, सीटेट जुलाई 2023 के लिए आज हमारी CDP यानी कि बाल विकास में चाइल्ड डेवलपमेंट में आज हमारी क्लास 2 होगी, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पिछली क्लास में हमने जाना था कि वृद्धि एवं विकास किसे कहते हैं, उसी टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे इसके प्रिंसिपल्स को यानी कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों को। तो चलते हैं फटाफट से अपने आज के सेशन की ओर बिना किसी देरी के। वृद्धि और विकास से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं वो क्या हैं और हमारे एग्जाम में उनमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलते हैं। पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। जी हाँ साथियों, समान प्रतिमान का सिद्धांत जो कि एडलर्स इससे संबंधित माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार जो भी जीव जंतु, जी हाँ साथियों, जो भी जीव जंतु जिस जाति या वर्ग का होता है, अर्थात जाति वर्ग से मतलब वो नहीं जो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम होता है, ठीक है, यानी कि जो विज्ञान के अनुसार जो स्पीसीज होती है, प्रजातियां होती हैं, ठीक है, तो उसी के लिए संदर्भ में कहा गया है कि सिद्धांत के अनुसार जो भी जीव जंतु जिस जाति वर्ग का होता है वह अपनी जाति वर्ग के अन्य जीव जंतुओं के समान ही वृद्धि एवं विकास को प्राप्त करता है। साथियों, जैसे कि हम एक मानव हैं, हमारी जो प्रजाति है वो होमो सैपियंस है, तो हम जैसे हैं हमारी संतानें भी ऐसी ही पैदा होती हैं। हमारे अगर 2 कान हैं, 2 आंख हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी संतान के किसी के 3 हो रही हैं आंखें, किसी के 4 हो, या 2 हाथों की जगह 3 हाथ हो, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही अपवाद की दृष्टि से है, लेकिन उसके पीछे विभिन्न कारण बताए जाते हैं और वो एक वैसी बात है। लेकिन सामान्यतः प्रकृति में जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी उसी प्रकार की जो शारीरिक रचना है, शारीरिक संरचना है, उसी के साथ पैदा होती है और उसी के अनुसार उनकी वृद्धि और विकास होती है। तो इसी सिद्धांत को, इसी बात को समझाने के लिए जो हमारा कहा गया है उसको कहा गया है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो जीव जंतु जिस जाति वर्ग का होता है वह अपनी जाति वर्ग के अन्य जीव जंतुओं के समान ही वृद्धि एवं विकास को प्राप्त करता है। जैसे कि साथियों हम देखेंगे, एक शेर का बच्चा जो होता है वो हमेशा शेर की तरह ही दहाड़ता है या क्रियाएं करता है। शेर का बच्चा कभी भी घास नहीं खाता, क्योंकि उसकी वृद्धि जो है, उसका जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो उसी प्रकार से होगा। उसकी शारीरिक संरचना, अंतर जो भी इसके अंदर की संरचनाएं हैं भोजन को पचाने खाने की, वो उसी प्रकार की होंगी, भिन्न प्रकार की नहीं हो सकती। अर्थात शेर का बच्चा शेर की तरह ही होता है। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, जैसे माता पिता होते हैं ऐसे ही उनकी संतान, यानी कि जैसी जाति जीव या जाति प्रजाति है ऐसे ही उसकी संतानों में भी कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। किसके संबंधित में? वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का पैटर्न है वो उन्हीं के समान होगा। शेर का बच्चा कभी भी भौंकेगा नहीं या भौं नहीं करेगा, वो हमेशा दहाड़ेगा ही या शेर के तरह ही क्रियाएं करने का काम करेगा। वहीं बात करें, अगर एक और एग्जांपल ले लें बिल्ली, तो बिल्ली का बच्चा भी म्याऊ म्याऊ ही करता है, वो भी कभी कुत्ते के बच्चे की तरह भौंकेगा नहीं। अर्थात जैसे जिसकी जीव की जाति या प्रजाति होती है, उस जाति के ही अनुसार जो अन्य जीव हैं उन जीवों के, आने वाली जीवों का, संतानों का भी वृद्धि और विकास उसी प्रकार से होता है, जिसको ही क्या कहा गया है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। अर्थात अपनी जाति वर्ग के अन्य जीव जंतुओं के समान वृद्धि एवं विकास को करना ही क्या कहा गया है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। मैं साथियों एक एक बिंदु को कई बार रिपीट करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसी क्रम में चलते हैं। अगला सिद्धांत है हमारा दिशा का सिद्धांत। जी हाँ साथियों, दिशा का सिद्धांत। तो दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? एक बालक में होने वाला विकास। जी हाँ साथियों, जो बालक का विकास होता है वो कैसे होता है? वो सिर से पैर की ओर दिशा में होता है। अर्थात जब एक बालक का जन्म होता है, अगर हम बात करें सबसे पहले जन्म की ही, वो जन्म से भी पहले अगर हम बात करें गर्भावस्था की, तो साथियों गर्भावस्था में भी जब एक भ्रूण का विकास होता है तो सबसे पहले जो है बालक का सिर होता है। जो उसमें विकास, भ्रूण बनना शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले जो शुरुआत है वो सिर की होती है, और फिर धीरे धीरे गर्दन, धड़, हाथ, पैर, इस प्रकार से उसकी भ्रूण में क्या होती है? परिपक्वता होती है या वो बनता है। ठीक है। और साथियों फिर दूसरा क्रम में वही लें
तो जब एक बालक का जन्म होता है, तो सामान्यतः जब एक बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले उसका सर ही आता है और फिर उसी क्रम में गर्दन, धड़, हाथ, पैर बाहर आते हैं और वह जन्म लेता है। और फिर बात करें अगर जन्म के बाद भी, तो सबसे पहले अगर साथियों थोड़ा सा याद करें, अगर आपके आसपास बच्चे हैं, आपने कभी बच्चों को खिलाया है, उनको घुमाया है, उनको गोदी में लिया है, तो आप महसूस कर पाएंगे, याद कर पाएंगे कि जब एक बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, नवजात शिशु होता है, जिसने हाल ही में जन्म लिया है, तो आपको उसके सिर को पकड़ना पड़ता है, वरना उसकी गर्दन जो है वो मुड़ जाती है या लटक जाती है। लेकिन कुछ समय बाद आपको सर को उसके नहीं पकड़ना पड़ता है, तो धीरे धीरे वो अपने सिर पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। सिर यानी कि कहीं ना कहीं गर्दन उसी से कनेक्टेड है, तो वो हो जाता है। फिर धीरे धीरे साथियों वो बिस्तर पर लेटे लेटे अपने शरीर को उठाने की कोशिश करता है और फिर धीरे धीरे बिस्तर पर गोल गोल घूम घूम कर दूसरी जगह पहुंच जाता है। उसके बाद वो अपने हाथों को चलाने का प्रयास करता है, रैंडमली चलाता है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे वस्तुओं को एक बार में पकड़ना सीख जाता है और फिर चीजों को पकड़ पकड़ के पैरों पे खड़ा होना सीखता है और फिर चीजों को पकड़ के और पैरों पे खड़े होकर चलना सीखता है और धीरे धीरे फिर हाथ को छोड़ देता है और अपने पैरों पर ही खड़ा होना, स्वयं से ही खड़ा होना सीख लेता है। तो अर्थात एक बालक का जो वृद्धि या विकास है वो हमेशा एक निश्चित दिशा में होती है, अर्थात कोई भी बालक सीधे अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता, सीधे हाथों को चलाना नहीं सीख लेता। पहले वो अपने सिर पर कंट्रोल करता है, फिर गर्दन, फिर धड़, फिर हाथ और पैर। इसी प्रकार से एक बालक का विकास होता है, एक निश्चित दिशा में होता है, इसलिए इसे दिशा का सिद्धांत कहा गया है, जिसके अनुसार एक बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है साथियों, सीटेट में नहीं, यूपी टेट में भी और विभिन्न प्रकार की अदर स्टेट के एग्जामिनेशंस में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से इसको समझना चाहिए, याद करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 100% उम्मीद है इसमें से क्वेश्चन के आने की। तो एक बालक में होने वाला विकास सिर से पैर की ओर दिशा में होता है। इसका क्रम है सिर, गर्दन, धड़, हाथ और पैर। साथियों इसी विकास को जो हमारा दिशा का सिद्धांत है, इसको पर्टिकुलर कुप्पस्वामी जी ने क्या कहा है, मस्तको दोमुखी विकास भी कहा है। सिर से पैर की ओर सिद्धांत को क्या कहा है कुप्पस्वामी ने, इसे मस्तको दोमुखी विकास भी कहा है। इस विकास को दूसरे शब्दों में सेफलोकॉर्डल थ्योरी या सिर पदाभिमुख सिद्धांत भी कहते हैं। जी हाँ साथियों, तो से जो हमारा दिशा का सिद्धांत है, इसको कुप्पस्वामी के अनुसार मस्तको दोमुखी विकास कहा गया है और इसका अन्य नाम है सेफलोकॉर्डल थ्योरी, सिर पदाभिमुख सिद्धांत भी कहा जाता है हमारे दिशा के सिद्धांत को। उसी क्रम में साथियों अगला सिद्धांत है केंद्र से सिरों की ओर का सिद्धांत। जी हाँ साथियों, जैसे हमारा विकास सिर से पैर की ओर होता है, वहीं इसी के साथ एक दूसरा सिद्धांत भी पूछा जाता है, जो इसी से कभी कभी एसोसिएट करके भी एक ही क्वेश्चंस में दोनों सिद्धांतों को जोड़ के भी पूछ लिया जाता है। तो उसी क्रम में जैसे हमारा पहले सिर, फिर गर्दन, फिर दाढ़ा, हाथ, पैर, इस क्रम में विकास होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में केंद्र से सिरों की ओर को विकास होता है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार विकास केंद्र से सिरों की ओर अथवा मध्य से बाहर की ओर, अर्थात पहले हमारे बॉडी में इंटरनल पार्ट्स डेवलप होते हैं तथा बाद में फिर बाह्य अंग विकसित होते हैं। क्योंकि साथियों हम चले बिना, अगर कोई व्यक्ति चलता नहीं है तो बिना चले वो कई साल तक जिंदा रह सकता है। कोई व्यक्ति कभी भी ना चले जीवन में तो भी जिंदा रह सकता है। लेकिन हमारे कुछ शरीर के आंतरिक संस्थान होते हैं, जैसे कि हमारा रक्त से संबंधित सिस्टम है, हार्ट है हमारा, और हमारा किडनी है, लिवर है। तो ये विभिन्न हमारे ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अगर ये वर्क ना करें तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो उसी क्रम में साथियों जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो पहले विकसित होते हैं और बाद में हमारे जो बाह्य अंग हैं वह विकसित होते हैं। इसलिए ही इसको केंद्र से सिरों की ओर का सिद्धांत कहा गया है। पहले अर्थात हमारे आंतरिक अंग विकसित होते हैं, हमारे अंदर की चीजें विकसित होती हैं, बाद में हमारी बाह्य चीजें विकसित होती हैं। इसी को निकट दूर का सिद्धांत या प्रॉक्सिमल थ्योरी भी कहते हैं। तो साथियों प्रॉक्सिमल थ्योरी या निकट दूर का सिद्धांत या केंद्र से सिरों की ओर अथवा मध्य से बाहर की ओर सिद्धांत कहा जाता है। ये वृद्धि विकास के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा सिर से पैर की ओर होता है, वहीं दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखने योग्य है कि ये केंद्र से सिरों की ओर होता है। पहले हमारे आंतरिक अंगों का विकास होता है, आंतरिक संस्थानों का विकास होता है तथा उसके पश्चात हमारे
बाह्य अंगों का या सिरों की ओर का विकास होता है। इसी क्रम में साथियों अगला विकास है हमारा विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत। जी हां साथियों, जो हमारे शरीर के अंग हैं, अगर हम बात करें उनकी, तो कुछ अंग हमारे ऐसे होते हैं जो काफी तेज गति से बढ़ते हैं और कुछ अंग ऐसे होते हैं जो धीमी गति से बढ़ते हैं। बिल्कुल जैसे कि तेज गति से बढ़ने वाले हमारे अंग हैं सिर के बाल, नाखून, हाथ, पैर, धड़। देखो ये कितनी तेजी से बढ़ता है, बच्चा तो कितनी जल्दी इन चीजों में अंतर आता है। लेकिन वही बात करें आंख, नाक, कान, होठ, गर्दन, दांत आदि, तो ये देखते हैं हमारे, अक्सर आपने देखा होगा कि हम किसी भी व्यक्ति को उसके बचपन के फोटो को देखकर पहचान लेते हैं। कैसे पहचान लेते हैं? क्योंकि आंख, नाक, कान, होठ, गर्दन, दांत आदि ये ऐसे अंग हैं जो बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं। तो अर्थात 20 साल पहले की अगर आपने उसकी कोई तस्वीर भी देखी है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं वर्तमान में अगर आपने उसको देखा है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा एकदम से अंतर नहीं आता है। लेकिन अगर आप किसी को खाली बॉडी से अगर डिटरमाइन करना चाहें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जो धड़, हाथ, पैर आदि ऐसे अंग हैं ये बहुत तेज गति से बढ़ते हैं। तो इनके आधार पर बिल्कुल भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो पहचान कर लेते हैं वो किसके कारण कर लेते हैं? फेस के कारण। क्यों? क्योंकि फेशियल जो हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के, यानी कि आंख, नाक, कान, होठ, गर्दन, दांत आदि, ये हमारे कैसे अंग हैं जो बहुत ही धीमी गति से बढ़ते हैं। तो कुछ अंग हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत तेज गति से बढ़ते हैं और कुछ अंग हमारे ऐसे हैं जो धीमी गति से बढ़ते हैं। इसी क्रम में साथियों अगला है निरंतरता का सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपी टेट जैसी परीक्षा ने, हरियाणा टेट और हमारे रीट जैसी परीक्षाओं ने ना जाने कितनी बार पूछा है और हमारे सी टेट में भी पूछा जाता है। निरंतरता का सिद्धांत क्या है? तो साथियों निरंतरता का सिद्धांत बहुत ही सामान्य, बहुत ही सीधा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो विकास है वो हमारा गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और कब तक चलता है? मृत्यु पर्यंत, जीवन पर्यंत या संपूर्ण जीवन चलता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? विकास का निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। कि क्या कहते हैं? निरंतरता का सिद्धांत। विकास जीवन पर्यंत या मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात हमारा विकास जो है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और संपूर्ण जीवन या मृत्यु पर्यंत या जीवन पर्यंत तक चलता है। इसी को कहा गया है निरंतरता का सिद्धांत। गर्भावस्था की आपके सामने तस्वीर है, दूसरी है वृद्धावस्था की, यानी कि अंतिम क्षण तक, एक अंतिम अवस्था तक हमारा विकास चलता ही रहता है। कोई पक्ष कमजोर हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये पूर्णतः कभी भी नहीं रुकता है। तो इसी को ही निरंतरता का सिद्धांत कहा गया है। विकास का निरंतरता का सिद्धांत अर्थात गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसको निरंतरता का सिद्धांत कहा गया है। अगला सिद्धांत है साथियों एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत हमारा क्या कहता है? तो एकीकरण का सिद्धांत जो है, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो जो हमारा बालक होता है वो प्रारंभ में या जब वो छोटा होता है या शुरुआत की बात करें तो वह अपने पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट को, ऑर्गन को एक साथ यूज नहीं कर सकता है। यानी कि उसको प्रारंभ में किसी काम को करने के लिए अपने संपूर्ण अंगों को काम में लेना पड़ता है। अपने एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे अंग प्रयोग करने पड़ते हैं तथा फिर धीरे धीरे क्या कर लेता है? वह उसी काम को कम अंगों से भी कर लेता है और धीरे धीरे फिर उसके बाद अंत में बिल्कुल निश्चित अंग या एकाध अंग के द्वारा ही उस काम को करना सीख लेता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। सिद्धांत के अनुसार बालक प्रारंभ में शरीर के किसी एक अंग या हिस्से को काम में नहीं ले सकता है। पहले वह संपूर्ण अंगों को काम में लेता है, फिर धीरे धीरे किसी एक अंग के द्वारा भी काम को करना सीख लेता है, जिसको एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या है? पहले वो अपने संपूर्ण अंगों को प्रयोग करता है, धीरे धीरे कम अंगों को प्रयोग करता है और फिर अंत में एक समय के बाद वो निश्चित अंग या बहुत ही कम अंगों का प्रयोग करके उस काम को करना सीख लेता है। इसके संदर्भ में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि साथियों आप देखेंगे कि अगर बच्चा है, शुरुआत में अगर वो दूध या पानी पीता है तो वो उस ग्लास को या बर्तन को या कप को कैसे पकड़ता है? तो प्रारंभ में बालक किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए अपनी गोद में रख लेगा या अपने सीने से या बाजुओं से, दोनों से पकड़ के उसको कवर करता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, पहली पिक्चर में बच्चा इस दूध को पीने के लिए या जो भी चीज पी रहा है तो अपनी पूरी बाजू ली है,
हाथों के अलावा पूरी अपनी भुजा को भी सपोर्ट में लिया है, थोड़ा सा अपने कंधे यानी कि चेस्ट के साथ और कंधे के साथ भी इसको टच किया है और दूसरे हाथ को भी टच किया है। और जब वो उस पानी को या दूध को पी पा रहा है तो प्रारंभ में बालक कैसे करता है, संपूर्ण अंगों को प्रयोग करता है। तो देख पा रहे हैं आप इसमें कितने सारे अंग इसने एक बार में प्रयोग किए हैं एक काम को करने के लिए। जैसे ही वो थोड़ा और बड़ा होता है, जैसा कि आप सेकंड पिक्चर में थोड़ा सा गौर करें, तो ये बच्चे 2 हाथों को प्रयोग करते हुए दूध पी रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने कोई बॉडी पार्ट और कोई जो पार्ट है वो प्रयोग नहीं किया है, यानी कि चेस्ट या शोल्डर आदि कोई पार्ट यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 हाथ अभी भी लगे हुए हैं। और फिर जैसे ही वो बालक और बड़ा होता है, तो जैसा कि आप थर्ड पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो इसमें खाली सिंगल हैंड एक ही हाथ को यूज किया जा रहा है और बड़े इजीली आसानी से वो बच्चा पानी को पी पा रहा है। तो इसी को कहा गया है एकीकरण का सिद्धांत, अर्थात बालक प्रारंभ में किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए अपनी गोद में रखकर चीजों को पकड़ता है, पेट और हाथ आदि का भी सहारा लेता है, फिर धीरे धीरे एक हाथ से करना सीख जाता है और बाद में फिर उसी काम को सिर्फ उंगलियों से भी करना सीख लेता है। उसी संदर्भ में साथियों एक और उदाहरण देता हूं कि प्रारंभ में जब बालक को एक पेंसिल या पेन दिया जाता है तो वह उसको पूरा अपनी मुट्ठी में पकड़ता है और फिर धीरे धीरे उनको उंगलियों से भी ठीक से अपनी पकड़ना सीख लेता है। पहली बार वो अपनी क्या करता है, पेंसिल को अपनी मुट्ठी में ही बंद करके पकड़ता है, जो कि जिसके द्वारा लिखना बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है, लेकिन वो पकड़ता ऐसे ही है। तो इसी को कहा गया है एकीकरण का सिद्धांत। उसी के संदर्भ में एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। पहले बच्चा लेट कर चलता है, जैसा कि पहले पिक्चर में देख रहे हैं, फिर घुटनों पर चलना सीखता है, फिर पैरों पर चलना सीखता है। तो जब बच्चा लेट कर चलता है यानी कि अपने पेट, बाजू यानी कि भुजा, पैर सबका प्रयोग कर रहा है मूवमेंट करने के लिए, वहीं थोड़े समय बाद घुटनों पर चला यानी कि पैर और सिर्फ हाथों का प्रयोग कर रहा है, और कुछ समय बाद हाथ और पैर यानी कि खड़ा हो गया इससे, और फिर खाली पैरों पे भी चलना सीख लिया। तो प्रारंभ में अपने संपूर्ण अंगों को प्रयोग कर रहा था और अब धीरे धीरे अपने निश्चित अंग द्वारा भी उस काम को कर पा रहा है। तो इस प्रकार की जो बालक में क्षमता पैदा होती है उसी को एकीकरण का सिद्धांत कहा गया है, अर्थात शुरुआत में ज्यादा अंगों का प्रयोग, धीरे धीरे निश्चित अंग का प्रयोग, इसी को एकीकरण का सिद्धांत कहा गया है। अगला है साथियों सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। जी हां साथियों, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, इसके अनुसार क्या कहा गया है, तो इसके अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया में बालक के प्रत्येक प्रकार का विकास, जैसे कि भाषात्मक विकास, चलना, पढ़ना, लिखना, खेलना, खाना आदि जो सभी भी सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, ये शुरुआत में सामान्य रूप से शुरू होती हैं। जी हां साथियों, सामान्य से विशिष्ट यानी कि पहले वो उनको कैसे करते हैं, एक सरसरी तौर पर एक सामान्य नियम मानते हुए चलते हैं, धीरे धीरे उसमें क्या है विशिष्टता आती है, स्पेसिफिक उनके नाम, उनकी परिस्थितियां, कैरेक्टर्स को धीरे धीरे हम बाद में जानते हैं। समय और परिस्थितियां और आवश्यकता के अनुसार क्या होता चलता है, हमारी चीजों में विशिष्टता आती चलती है। इसी को सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत कहा गया है। लेकिन साथियों इसी के साथ, इतने ही शब्दों के साथ आपको ये बात शायद समझ में नहीं आई होगी, तो इसके लिए हम आपके सामने एक एग्जाम्पल को चर्चा करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सामान्य से विशिष्ट का मतलब है कि प्रारंभ में हम किसी भी चीज को एक सामान्य नाम ले लेते हैं, सामान्य रूप से उसको जान लेते हैं, धीरे धीरे फिर हम उसमें स्पेसिफिक या डिटेल्ड नॉलेज प्राप्त करते हैं। जैसे प्रारंभ में बच्चा खाने पीने की वस्तुओं को क्या कहता है, चीज कहता है या हप्पा कहता है। मुझे क्या चाहिए बेटा, तो कहेगा मुझे चीज चाहिए, मुझे हप्पा चाहिए। उससे पूछेंगे कौन सी चीज चाहिए तो वो मना करेगा ये नहीं चाहिए। फिर पूछेंगे तो क्या चाहिए, तो हम सोचते हैं कि नाम ले, लेकिन उसको नाम याद ही नहीं होंगे इस प्रारंभ में, तो वो क्या करेगा ऐसे नाम बोलेगा जैसे कि चीज चाहिए हप्पा। तो उसने एक साधारण एक नाम बना लिया, सामान्य नाम ले लिया, और बाद में धीरे धीरे फिर वो उनके पर्टिकुलर नाम लेना सीख जाता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, टॉफी चाहिए, कैंडी चाहिए। तो इस प्रकार की जो भी उसके खाने पीने की वस्तुएं हैं वो उनको क्या कहता है, प्रारंभ में चीज या हप्पा कहकर पुकारता है। तो उन्होंने इसको एक पर्टिकुलर एक नाम दे दिया, उनको कैटेगराइज करते हुए चीज या हप्पा, लेकिन धीरे धीरे उनके वो पर्टिकुलर नाम लेना सीख जाता है। तो इसी को कहा गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर, अर्थात बालक का जो वृद्धि और विकास वो कैसे होता है, पहले बालक किसी भी चीज को सामान्य तौर पर ग्रहण करता है, एक मोटे मोटे सरसरे तौर पर उसको एक कुछ विशेष एक दो खूबी को ध्यान में रखकर उसको याद कर लेता है, और धीरे धीरे फिर उनको
कैरेक्टराइज करना, वर्गीकरण करना, या अलग अलग प्रकार से उनको बताना, उनके विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी देना सीख जाता है। उसी को सामान्य से विशिष्ट की ओर वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत कहा गया। एक और उदाहरण डिस्कस करते हैं साथियों। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्रारंभ में वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आदि या छोटे छोटे जानवर कोई भी हो, उन सब के नाम से नहीं जानता है। तो प्रारंभ में अगर उनके सामने ये कोई भी कीड़े मकोड़े या जानवर आते हैं, जैसे कि ये बच्ची है जो डर रही है, तो डरती हैं, या बच्चे डरते हैं और कहते हैं कि हवा हुआ हुआ या हवा आ गया, तो जानवरों के वो नाम न जानते हैं, तो उस समय प्रारंभ में वो क्या करते हैं, उनको एक सामान्य नाम दे देते हैं, हवा। क्या कह देते हैं? प्रारंभ में बालक सभी जानवरों को हवा कहकर पुकारते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर उनके नाम सीख जाते हैं। फिर वो बता देते हैं कॉकरोच है, छिपकली है, चूहा है, गिलहरी है, कुत्ता है, आदि आदि। वो धीरे धीरे उनके नाम सीख जाते हैं, लेकिन प्रारंभ में साथियों वह उनको एक सामान्य नाम से ही पुकारते हैं, या एक किसी जानवर को उनको दिखा दिया जाए और नाम बता दिया जाए, तो उसी प्रकार के अन्य जानवरों को भी वो उसी नाम से पुकारते हैं। जैसे कि जीन पियाजे के अनुसार चर्चा भी की गई है कि अगर एक बच्चे को आप एक गाय को दिखा देते हैं, तो अगली बार वो उसी प्रकार के जानवर, जैसे कि भैंस भी लगभग उसी प्रकार का ही जानवर है, 4 पैर, पूंछ, बड़ा सा आकार, तो उसको देखकर भी वो गाय ही पुकारेगा। लेकिन धीरे धीरे फिर वो क्या करता है, उनमें विशेषता आती चलती है, वो कैरेक्टर, कलर और भी विभिन्न कैरेक्टर्स के आधार पर उनके डिफरेंशिएट करने की क्षमता आ जाती है, अर्थात उसमें विशिष्टता आने लगती है। तो इसी को कहा गया सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। उसी संदर्भ में साथियों एक और एग्जाम्पल लूंगा। जैसे कि हमने प्रारंभ में पहले संज्ञा पढ़ी, लगभग दूसरी तीसरी क्लास से हम संज्ञा पढ़ना शुरू कर देते हैं। वहां संज्ञा का मतलब क्या होता था कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन हम आज तक भी संज्ञा ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्या है? तो धीरे धीरे हमने उसके प्रकार जाने, फिर प्रकार के अंदर भी अगर कोई प्रकार है तो हमने उनको जाना, फिर उसमें उदाहरण जाने, फिर उनके अपवाद जाने। तो धीरे धीरे हमें क्या आती चल रही है, उसमें विशिष्टता आती चल रही है। उसी क्रम में हमारी हम पढ़ाई को लें तो हमने कभी हिंदी पढ़ी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, विज्ञान, फिर धीरे धीरे वो डिफरेंशिएट होता चला गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और डिफरेंट सब्जेक्ट में, फिर पर्टिकुलर बायोलॉजी वगैरह जैसे आपकी जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइड हो गई। इसी प्रकार से क्या आने लगती है, हमारी चीजों में विशिष्टता। तो अर्थात इस जीवन में व्यक्ति जैसे भी कोई भी चीज करता है, समझता है, सीखता है, पढ़ता है, वो पहले सामान्य रूप से करता है और फिर धीरे धीरे उसमें क्या आने लगती है, विशिष्टता आने लगती है, गहराई से या व्यापकता से उन चीजों को जानने लगता है। इसी को ही वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत कहा गया है। अगला है साथियों विकास के संदर्भ में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निश्चित क्रम का सिद्धांत। अर्थात साथियों हमारे जो भी विकास होते हैं उनका एक निश्चित क्रम होता है, हमने विशेषताओं में भी जानी थी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हमारा भाषात्मक विकास, तो इसका भी अपना एक निश्चित क्रम है, LSRW। अर्थात हम पहले भाषात्मक विकास के संदर्भ में पहले सुनते हैं, L का मतलब लिसनिंग यानी कि सुनने से है, तो पहले हम चीजों को सुनते हैं, फिर स्पीकिंग यानी कि बोलते हैं, फिर पढ़ने की यानी कि रीडिंग, और फिर W यानी कि राइटिंग की क्षमता हमें विकसित होती है। उसी क्रम में पहले हमारा शारीरिक विकास होता है, फिर हमारा क्रियात्मक विकास होता है। पहले हम पूरे शरीर के सहारे चलना सीखते हैं, फिर घुटनों और हाथ के बल, फिर पैर और हाथ को खड़े होकर के सपोर्ट से, और फिर पैरों से चलना सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी वृद्धि विकास हो रहा है वो एक निश्चित क्रम में हो रहा है। साथियों भाषात्मक विकास हम एक अपने अलग क्लास में एक पूरा चैप्टर के फॉर्म में भी करेंगे, तो वहां यहाँ पर सिर्फ इतना ही, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा यहाँ बताया है, डिटेल में हम अपनी एक अलग क्लास में भी इस पे चर्चा करेंगे। तो निश्चित क्रम का सिद्धांत या गामक सिद्धांत भी कहते हैं, इसमें बालक में होने वाला विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे भाषा विकास LSRW दिशा में होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। वहीं साथियों अगर मारिया मॉन्टेसरी की बात करें तो वहां पर LSWR है, अर्थात मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार लिसनिंग, स्पीकिंग के बाद पहले लिखना है, बाद में पढ़ना है। लेकिन सामान्यतः जो वर्गीकरण है वो LSRW है। याद रखेंगे अगर मारिया मॉन्टेसरी का नाम आएगा तो फिर हम पहले पढ़ने से पहले लिखने को रखेंगे और पढ़ना बाद में। तो मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार LSWR है, लेकिन एक सामान्य जो भाषात्मक विकास का क्रम बताया गया है, दिशा बताई गई है, वो LSRW ही है। अगला है साथियों विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि एवं विकास की गति का
सिद्धांत, अर्थात विभिन्न अवस्थाओं में हमारी वृद्धि और विकास कैसे होती है। तो साथियों, शैशवावस्था में जो हमारा शारीरिक व मानसिक विकास है वो बहुत तेज गति से होता है, बहुत ही तेज गति से होता है। ये अक्सर पूछा जाता है, याद रखना है। सबसे तेज गति से पूछे, अगर हमारा शारीरिक और मानसिक विकास तेज गति से पूछे कि किस अवस्था में होता है, तो उत्तर होगा शैशवावस्था। जी हाँ साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने योग्य बात है। सबसे तेज गति से पूछे तो शैशवावस्था, और पूछे सर्वाधिक होता है या सर्वाधिक किस अवस्था में होता है, शारीरिक व मानसिक विकास सबसे अधिक या सर्वाधिक किस अवस्था में होता है, तो उत्तर होगा किशोरावस्था। लेकिन पूछे सबसे तेज गति से होता है तो उत्तर होगा शैशवावस्था। वहीं बाल्यावस्था में साथियों शारीरिक व मानसिक विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, और किशोरावस्था में सर्वाधिक होता है या सबसे अधिक होता है। और फिर प्रौढ़ावस्था में हमारी वृद्धि स्थिर हो जाती है, हमारी वृद्धि रुक जाती है, और उसी क्रम में फिर हमारी जो वृद्धावस्था आती है तो हमारी वृद्धि का पतन होना शुरू हो जाता है। हमें कमर झुक जाती है, दांत गिर जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं, त्वचा हमारी रूखी हो जाती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, कोशिकाओं की वृद्धि कम हो जाती है, बीमारियां, हम रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, अर्थात विभिन्न क्षमताएं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित कम हो जाती हैं। याददाश्त चीजें हम भूलने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक पक्ष भी प्रभावित हुआ। धीरे धीरे जब एज बढ़ती है, वृद्धावस्था आती है, तो हमारी वृद्धि और विकास दोनों का ही कहीं ना कहीं पतन होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी सारे प्रभावित नहीं होते हैं पक्ष विकास के, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलता है। इसी क्रम में अगला है साथियों विभिन्नता का सिद्धांत। जी हां साथियों, विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक बालक में होने वाला विकास एक समान गति से नहीं होता है, अर्थात बालक में विकास की दर कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि कभी भी विकास की जो गति है प्रत्येक बालक में समान नहीं होती। कहने का मतलब है साथियों, अगर दो बालक हैं और दोनों की उम्र 8 वर्ष ही है, तो हम इस बात को निश्चित नहीं करेंगे या निश्चित तौर पर इस बात को नहीं मानेंगे कि दोनों का बौद्धिक विकास बराबर हो, अर्थात दोनों की क्षमताएं कार्य करने की, समस्या समाधान करने की, तर्क करने की, चिंतन करने की या भिन्न भिन्न क्षमताएं समान होंगी, ऐसा बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। बेशक समान आयु है, लेकिन फिर भी ऐसा माना गया है कि एक समान आयु होने के बावजूद भी प्रत्येक बालक का जो विकास है वो एक समान गति से नहीं होता है। इसी को ही विभिन्नता का सिद्धांत कहा गया है। प्रत्येक बालक में होने वाला विकास एक समान गति से नहीं होता है, अर्थात बालक में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। जैसे किसी एक बालक की किसी आयु में जितना बौद्धिक विकास होता है, उसकी उम्र के अन्य बालकों का बौद्धिक विकास एक समान नहीं हो सकता। इसी को ही साथियों क्या कहा गया, व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहा गया है। एक शिक्षक को इस बात को बहुत ही आवश्यक रूप से जानना चाहिए, याद रखना चाहिए कि एक ही उम्र के बालकों में भी समान प्रकार से वृद्धि और विकास पूर्णतः नहीं हो सकती है, एक समान नहीं हो सकती है। इसलिए ही हम विभिन्न शिक्षण विधियों और विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्रियां और विभिन्न प्रकार की अप्रोचेस को अपने टीचिंग्स में लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कभी भी एक ही एज के बालक भी पूर्णतः समान नहीं हो सकते हैं। अगला है वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। जी हां साथियों, हमारे वृद्धि एवं विकास में वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का हमारा विशेष एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जो हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो हमारी रुचि है, हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारा मानसिक और शारीरिक क्षमताएं हैं, वो हमारे वंशानुक्रम को उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना गया है। और जो हमारी अपने आसपास के लोगों से समायोजन करने की क्षमता है, विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं अन्य, वो हमारी वातावरण से विकसित होती हैं। अर्थात वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में हमारा वंशानुक्रम और वातावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। वंशानुक्रम के द्वारा ही बालक में क्या पाई जाती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और वातावरण के द्वारा व्यक्ति में समायोजन करने की क्षमता पैदा होती है। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, वातावरण यानी कि समायोजन करने की क्षमता पैदा करती है। तो वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बात कि वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वंशानुक्रम हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बनाता है और वातावरण हमारी समायोजन करने की क्षमता को पैदा करता है।
अगला सिद्धांत है चक्राकार विकास का सिद्धांत। जी हाँ साथियों, चक्राकार विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास के दौरान हमारे कुछ अंग काफी तेज गति से विकसित होते हैं और कुछ अंग काफी मंद गति से होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे आंख, नाक, कान, होठ, गर्दन, दांत आदि धीरे धीरे बढ़ते हैं और हमारे शरीर, धड़, हाथ, पैर बहुत तेज गति से। तो इसी कारण इसी को क्या होता है कि जो हमारे अंग तेज गति से विकसित हो जाते हैं वो बीच बीच में रुक जाते हैं और अन्य अंग जो हैं काफी जो तेज गति से चलते हैं या धीमी गति से चल रहे हैं उनके लिए वो अपना एक प्रकार का एक साइकिल बना लेते हैं कि किसी कोई रुक जाता है, कोई चलने लगता है। और इस प्रकार से ही अपने एक बैलेंसिंग करने का काम करते हैं। इसी को ही क्या कहा गया है, चक्राकार विकास का सिद्धांत। चलिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं सलमान खान, इनके बचपन का चित्र है। आप आसानी से पहचान पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने इनको वर्तमान में देखा है और इनके आंख, नाक, कान, होठ, गर्दन ऐसे कुछ अंग जो है जो कि धीमी गति से बढ़ते हैं, इसलिए आप इनको देख करके पहचान कर पा रहे हैं। इसी को कहा गया चक्राकार विकास का सिद्धांत। इस प्रकार से तीव्र व मंद परिवर्तनों का एक चक्र बन जाता है, इसलिए ही इसे चक्राकार या वर्तुलाकार विकास भी कहते हैं। अगला है सहज संबद्धता का सिद्धांत। अर्थात साथियों, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के सभी विकास एक दूसरे विकास से जुड़े हुए होते हैं। अर्थात एक विकास जब अच्छा होता है तो दूसरा भी स्वाभाविक रूप से अच्छा ही होगा। जैसा कि मैंने बताया, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब आपका शारीरिक विकास अच्छे ढंग से होता है तो मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास अच्छे से होगा तो आपकी समायोजन आदि क्षमताएं अच्छी विकसित होंगी, सोचने समझने की क्षमता अच्छी विकसित होंगी, जिसके कारण आपका सामाजिक और नैतिक विकास भी अच्छे से होता है। तो कहीं ना कहीं शारीरिक होगा तो क्रियात्मक होगा, अर्थात हमारा एक विकास दूसरे विकास को संबंध रखता है। हमने पहले भी कहा हमारा विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, तो इसलिए बिल्कुल सही बात है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक के सभी विकास एक दूसरे के विकास के साथ जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि शारीरिक विकास अगर अच्छा हो तो मानसिक विकास अच्छा होता है और उसी प्रकार आगे क्रम से और भी अन्य विकास हमारे ठीक प्रकार से होते चले जाते हैं। परिपक्वता और अधिगम की अंत्यक्रिया का सिद्धांत। अर्थात जो हमारी मैच्योरिटी है और लर्निंग है, दोनों एक ही की सर्ववृद्धि और विकास दोनों परिपक्वता और अधिगम के परिणाम स्वरूप ही घटित होते हैं। परिपक्वता और अधिगम परस्पर कैसे होते हैं, हमारे क्रियाशील होते हैं। अर्थात इस बात से अच्छे से जानेंगे कि किसी बालक के सिर्फ सोचने से ही कार्य को हम नहीं कर सकते। अर्थात अगर हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते। अर्थात क्रिया और सोचना जब दोनों एक साथ होते हैं तभी हम किसी काम को अच्छे से कर पाते हैं और वही हमारा स्थायी व्यवहार बन पाता है और फिर उसी को हम क्या कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं। अर्थात किसी बालक के सिर्फ सोचने से ही किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं हम, या वो नहीं कर सकता है, वह तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसका क्रिया और सोचना दोनों एक साथ नहीं हो। और जब दोनों चीजें एक साथ होंगी तब ही वह एक व्यवहार अच्छे से कर पाएगा और वही व्यवहार उसका कैसा व्यवहार बन जाएगा, स्थायी व्यवहार बन जाएगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, विकास। थिंकिंग और डू, सोचना, चिंतन करना और करना दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। दोनों चीजें जब एक साथ होती हैं तो हमारा एक व्यवहार होता है और वही व्यवहार हमारा स्थायी व्यवहार बन जाता है और जिसको हम क्या कह सकते हैं, विकास भी कह सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हमने आज की अपनी इस क्लास में जाना कि अभिवृद्धि और विकास हमारी क्या होती है। तो अभिवृद्धि और हमारी विकास क्या होती है हमने इस क्लास में अपने जाना। और साथियों, इसी के साथ आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, आज का सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते सीखते रहें। मिलते हैं आपसे अपने अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।